लवली राज, चंदा चलावरिया, सीमा चौधरी, निर्मला चौधरी, रेखा चौधरी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मोनिका, गुड मॉर्निंग बेटा। चंदा शर्मा, निर्मला चौधरी, पायल राजे, रति छिपा, रेखा चौधरी, सोनू कुमारी, चंदा शर्मा, निधि, पायल राजे, पूजा कुमावत, प्रीति जांगीर, प्रियंका चौधरी, निकिता शर्मा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। भावना एंड जेल्सी, हाँ आ गए बेटा। पायल राजे भी आ गई। ओके लगा दिए बेटा। पायल राजे आपकी प्रेजेंट और रति छिपा की। अंशु शर्मा आ गई। भावना चेल्सी, पायल और रति छिपा की प्रेजेंट लगा दी है। भावना चेल्सी भी आ गई। निधु है, निधि, चंदा शर्मा, निर्मला चौधरी, मोनिका मीना, चंदा चलावरिया, सीमा चौधरी, लवली राज, सुमन चौधरी, रेखा चौधरी, सोनू कुमारी, पायल राजे, रति छिपा, निकिता शर्मा, प्रियंका चौधरी, प्रीति जांगीर, पूजा कुमावत, भावना चेल्सी, अंशु शर्मा। शुभी जोशी आई हैं अभी। शुभी जोशी, एटीन पार्टिसिपेंट्स है। शुभी जोशी को मिला के 18 आए। अभी 18 ने ज्वाइन कर लिया। आप लोगों ने भी और आ जाएंगे धीरे धीरे। 18 जने आ गए। 18 पार्टिसिपेंट्स, मेरे को मिला के 19 हो गए। 19। दर्शिता राणा आई है अभी। अब हो गए 19, 20 हो जाएंगे अभी। दर्शिता राणा, हाँ बेटा, अपन कल बात कर रहे थे प्राइमरी डॉर्मेंसी और सस्पेंडेड एनिमेशन की। तो आज अपन जो कंटिन्यू है, क्या कर रहे थे कि मतलब बीजों में प्राथमिक डॉर्मेंसी किन कारणों से संभव है। तो अपन ने कल देखा था सीड, अब एक बता रही हूँ, सीड इम्परमेबिलिटी टू गैसेस। तो अनेक पौधों के बीज जल के प्रति तो पारगम्य होते हैं, लेकिन ये वायुमंडलीय गैसेस के प्रति अपारगम्य होते हैं। जैसे जेंथियम का बीज ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य होता है। तो जेंथियम की फल संरचना में 2 बीज पाए जाते हैं। मतलब 2 सीड्स आर फाउंड इन द जेंथियम। इनमें से ऊपर वाला एक बीज प्रसुप्त होता है। मतलब 2 सीड्स आर फाउंड इन जेंथियम। अपर सीड इज डोरमेंट, और इनमें से ऊपर वाला एक बीज प्रसुप्त होता है एवं इसके कारण भ्रूण में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती। ऐसी अवस्था में इन बीजों की प्रसुप्ति को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देकर ही भंग किया जा सकता है।
तो अब बात करते हैं बीजों का यांत्रिक प्रतिरोध, मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफ सीड्स। तो अनेक पौधों जैसे कैप्सेला में बीज चोल दृढ़, सख्त एवं कठोर होता है। ऐसी अवस्था में अंकुरित भ्रूण इसको भेद कर बाहर नहीं निकल पाता। मतलब इन कैप्सुला द सीड कोट is extremely hard, and so the embryo cannot come out of the seed। मतलब कैप्सुला में बीज चोल चूंकि दृढ़, सख्त एवं कठोर होता है, तो ऐसी अवस्था में अंकुरित भ्रूण इसको भेद कर बाहर नहीं निकल पाता है। इस प्रकार विभिन्न पौधों में मोटा व सख्त बीज चोल इनकी प्रसुप्त अवस्था में प्रमुख भूमिका निभाता है। इन पौधों के फलों व बीजों में बीज चोल को नरम व दुर्बल कर देने से इनका बीज अंकुरण संभव हो सकता है। कुछ पौधों के बीजों से धीरे धीरे जल अपघटनकारी एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का स्राव होता है, जो बीज चोल पर अभिक्रिया कर इसे कमजोर कर देते हैं। जैसे कि ज्वार, सोरगम में बीज तुष ग्लूम्स से संलग्न हो जाते हैं एवं बाह्य कारकों के प्रभावी होने से इनका अंकुरण नहीं हो पाता। अब है भ्रूण अवस्था के कारण बीज प्रसुप्ति, ड्यू टू द एम्ब्रियो कंडीशन। तो भ्रूण के परिवर्धन से ही नवोद्भिद पादप सीडलिंग्स का निर्माण होता है। अतः अनेक परिस्थितियों में बीज में उपस्थित भ्रूण के अविकसित रह जाने से एवं इसी प्रकार के अन्य कारणों से अंकुरण नहीं हो पाता। अब लेते हैं क्या क्या कारण है ड्यू टू द एम्ब्रियो कंडीशन। अल्प विकसित या अल्पजीवी भ्रूण की उपस्थिति। तो अनेक पौधों में बीज तो पूर्णतया परिपक्व हो जाता है, लेकिन भ्रूण का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। मतलब in many of the plants the seeds gets completely matured, but the embryo does not develop, and embryo remains undeveloped। तो एम्ब्रियो मतलब भ्रूण अल्प विकसित ही रह जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक पौधों के बीजों में भ्रूण का विकास नाम मात्र का ही होता है, या भ्रूण का विकास बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। कुछ बीजों में अन्य सभी पोषक पदार्थों की उपस्थिति के बावजूद भ्रूण अल्पजीवी होता है। दूसरी ओर कुछ पौधों में परिपक्व एवं जननक्षम भ्रूण का विकास इनकी बीज प्रसुप्ति के दौरान होता है। अब अन्य कारक, तो विभिन्न भारी कारकों या अन्य कारकों से कुछ पौधों के बीजों में भ्रूण पूर्णतया विकसित होता है, फिर भी अंकुरण नहीं हो पाता। जैसे कि बेटा सलाद या लेट्यूस के पौधों में भ्रूण पूरी तरह विकसित होता है। मतलब इन लेक्टिका और सलाद द एम्ब्रियो इज कंप्लीटली डेवलप्ड, लेकिन यह एम्ब्रियो चारों ओर से भ्रूण पोष एंडोस्पर्म के द्वारा घिरा हुआ होता है एवं मोटी भित्ति युक्त होता है। मतलब जो भ्रूण है लेक्टिका में वो पूरी तरह विकसित होता है, लेकिन ये जो एम्ब्रियो है लेक्टिका में वो एंडोस्पर्म के द्वारा घिरा हुआ होता है और मोटी भित्ति युक्त होता है। इस कारण एम्ब्रियो भ्रूण बाहर नहीं आ पाता एवं बीज का अंकुरण नहीं होता। इस प्रकार पोएसी कुल के सीरियल्स जैसे गेहूं में परिपक्व हो जाने के बावजूद भी बीज तुरंत ही अंकुरित नहीं होते, बल्कि ये कुछ समय के बाद अर्थात इनकी वृद्धि काल के आसपास अंकुरित हो जाते हैं।
इस तथ्य को ध्यान में रखकर सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि इनके परिपक्व बीजों में पहले भ्रूण पूर्णतया विकसित नहीं हो पाता होगा। अब लेते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, अंकुरन संदमनक पदार्थों की उपस्थिति के कारण। एक मिनट, कांता आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं। कांता, तो वनस्पति शास्त्रियों द्वारा विभिन्न पौधों के बीजों के अध्ययन के दौरान विभिन्न बीजों से ऐसे रासायनिक पदार्थों को आइसोलेट किया गया है जो बीजों के अंकुरन की प्रक्रिया को अवरुद्ध करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त इन बीजों से कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी स्रावित होते हैं जिसकी वजह से बीजों के अंकुरण को बढ़ावा मिलता है। मतलब जिसकी वजह से बीजों के अंकुरण को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार के रासायनिक पदार्थों में टेनिन, फिनोलिक पदार्थ, कुछ कार्बनिक अम्ल, एल्केलॉइड, जिब्रेलिन एवं IAA इंडोल एसिटिक एसिड के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में कुछ अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। अपनी प्रकृति के आधार पर पदार्थ बीजों के अंकुरण को कुछ पौधों में अवरुद्ध कर सकते हैं अथवा कुछ अन्य पौधों में इसे बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे टमाटर के बीजों में फेरुलिक एसिड पाया जाता है जो भ्रूण की वृद्धि को अवरुद्ध कर इसके बीज अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बेटा, ये टमाटर की सीड्स है, टमाटर के बीज है, उसमें फेरुलिक एसिड पाया जाता है और ये फेरुलिक एसिड एम्ब्रियो की वृद्धि को, एम्ब्रियो की ग्रोथ को रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है, जिससे कि बीज अंकुरण पर, सीड जर्मिनेशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब सीड, बीज अंकुरित नहीं हो पाते। इसी प्रकार जैंथियम के बीजों में भी ये देखा गया है कि इनकी प्रसुप्त अवस्था में अंकुरण अवरोधक पदार्थ जो बीज चोल से बाहर नहीं निकल पाते, वे ऑक्सीजन की कमी के कारक से भी अधिक प्रभावी होते हैं। यही कारण है जब बीजों को ऑक्सीजन की अधिक मात्रा उपलब्ध हो जाती है तो ये ऑक्सीजन इन अंकुरण अवरोधक पदार्थों के ऑक्सीकरण या लीचिंग में सहायक होती हैं। मतलब क्या होता है बेटा, जैंथियम में भी जब जैंथियम के बीज डोरमेंट होते हैं, जब जैंथियम के बीज में जैंथियम के सीड्स में भी प्रसुप्त अवस्था पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इनमें कुछ अंकुरण अवरोधक पदार्थ बीज चोल में मिलते हैं। लेकिन जब जैंथियम के सीड्स को, बीज को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दी जाती है तो जैंथियम के बीज अंकुरित होने लगते हैं, क्योंकि जैंथियम के बीज चोल में जो अवरोधक पदार्थ है, जो इनहिबिटर्स है, वो ऑक्सीजन वो अवरोधक पदार्थ बाहर निकल आते हैं। वो अवरोधक पदार्थ बीज चोल से बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार जो जैंथियम का सीड है वो प्रॉपरली जर्मिनेट हो पाता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट्स, विशेष प्रकार की प्रकाश आवश्यकताएं। तो प्रकाश का दीप्तिकाल, फोटो पीरियड एवं इसकी गुणवत्ता तथा तीव्रता भी अनेक पौधों में बीज के अंकुरण को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार के बीजों को फोटोब्लास्टिक सीड्स कहा जाता है, जिन बीजों में प्रकाश की उपस्थिति के कारण बीज अंकुरण को बढ़ावा मिलता है। मतलब फोटोब्लास्टिक बीज किसे कहते हैं? फोटोब्लास्टिक बीज ऐसे बीज होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में अंकुरित हो जाते हैं। इनको फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं या धनात्मक फोटोब्लास्टिक बीज, पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स भी कहते हैं। इन बीजों को धनात्मक फोटोब्लास्टिक बीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे बीज प्रकाश की उपस्थिति में
अंकुरित हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ बीजों में अंकुरण की मात्रा कम हो जाती है, उनको नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। मतलब ऋणात्मक ऋणात्मक फोटोब्लास्टिक बीज किसे कहते हैं? मतलब जिन बीजों में प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरण की मात्रा कम हो जाती है, उन्हें ऋणात्मक फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। जैसे कि बेटा नाइजेला नाइजेला डेमेसेंस एवं साइलिन आर्नेरिया किसके एग्जाम्पल हैं? नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स के उदाहरण हैं। मतलब द सीड्स ऑफ नाइजेला डेमेसेंस एंड साइलिन आर्नेरिया आर नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स। भाई धनात्मक फोटोब्लास्टिक सीड्स में डिजिटलिस परप्यूरिया आता है, चिनोपोडियम रूब्रम है, वह कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस। मतलब कहने का मतलब है कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस, डिजिटलिस परप्यूरिया, चिनोपोडियम रूब्रम ये धनात्मक फोटोब्लास्टिक बीजों के अंतर्गत आते हैं या धनात्मक फोटोब्लास्टिक बीज के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगे भी सीड जर्मिनेशन को प्रभावित करती हैं। जैसे कि बेटा बॉर्थविक एवं सहयोगियों के अनुसार लाल प्रकाश अंकुरण के लिए प्रभावी एवं सहायक होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू बॉर्थविक, रेड लाइट इज इफेक्टिव इन सीड जर्मिनेशन, जबकि अवरक्त लाल प्रकाश फार रेड लाइट बीज के अंकुरण को रोक देता है। मतलब जब सीड को फार रेड लाइट अवरक्त लाल प्रकाश दिया जाता है तो बीज का अंकुरण रुक जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ पौधों जैसे खीरा, लेट्यूस एवं टमाटर के बीज अंकुरण के परिप्रेक्ष्य में प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होते। इसी प्रकार लेमेसी कुल के सदस्य सेल्विया की दो प्रजातियों में बीज की आयु भी इनकी प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता को प्रभावित करती है। अधिक पुराने या जीर्ण बीज प्रकाश के प्रति अपनी संवेदनशीलता को शीघ्र ही खो देते हैं। मतलब जो साल्विया है उसके साल्विया के अगर पुराने बीज देखे जाए, साल्विया के पुराने बीज या जीर्ण बीज लाइट के प्रति अपनी संवेदनशीलता को शीघ्र ही खो देते हैं। ठीक है, अब अपन करेंगे इसकी बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लाइट इंड्यूस्ड जर्मिनेशन, प्रकाश अभिप्रेरित अंकुरण की क्रियाविधि। तो बीज अंकुरण की प्रक्रिया के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता के लिए एक विशेष वर्णक फाइटोक्रोम उत्तरदायी होता है। फाइटोक्रोम वर्णक मुख्य रूप से पत्तियों में मौजूद होता है। मतलब जो फाइटोक्रोम नामक पिगमेंट है, वर्णक है, वो लीव्स में पाया जाता है, लेकिन फाइटोक्रोम की उपस्थिति बीज में भी मानी जाती है। मतलब वैसे तो फाइटोक्रोम पिगमेंट बेटा बीज में पाया जाता है, सीड्स में पाया जाता है, लेकिन ये फाइटोक्रोम नामक वर्णक पिगमेंट लीव्स में भी उपस्थित रहता है। तो फाइटोक्रोम की उपस्थिति एवं मात्रा, पीएच, तापमान, आर्द्रता, बीज की आयु एवं किस्म के अनुरूप प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त प्रकाश की गुणवत्ता एवं मात्रा का भी फाइटोक्रोम की बीज में उपस्थिति पर प्रभाव डालता है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार पौधों में विशेषकर बीजों में फाइटोक्रोम पिगमेंट के दो प्रारूप मिलते हैं। कौन कौन से दो प्रारूप हैं? फाइटोक्रोम रेड व फाइटोक्रोम फार रेड। मतलब फाइटोक्रोम बीज में पाया जाता है, फाइटोक्रोम नामक पिगमेंट वर्णक बीज में व पत्तियों में पाया जाता है, और फाइटोक्रोम पिगमेंट के, फाइटोक्रोम वर्णक के दो प्रारूप मिलते हैं। एक तो है फाइटोक्रोम रेड, दूसरा है फाइटोक्रोम फार रेड। तो लाल रंग के प्रकाश में फाइटोक्रोम रेड फाइटोक्रोम फार रेड में रूपांतरित हो जाता है। मतलब रेड लाइट में, लाल रंग के प्रकाश में जो फाइटोक्रोम रेड है
वो फाइटोक्रोम फार रेड में परिवर्तित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बीज के अंकुरण को बढ़ावा मिलता है। लेकिन अवरक्त लाल प्रकाश फार रेड लाइट में जो फाइटोक्रोम फार रेड है वो फाइटोक्रोम रेड में रूपांतरित हो जाता है। मतलब अवरक्त लाल प्रकाश में फाइटोक्रोम फार रेड फाइटोक्रोम रेड में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से बीज का सीड का अंकुरण नहीं हो पाता। तो किसी भी अवस्था में बीजों में फाइटोक्रोम फार रेड एवं फाइटोक्रोम रेड की मात्रा का अनुपात इनके अंकुरण को नियंत्रित करता है। यह अनुपात प्रकाश की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। लेट्यूस के पौधों में फाइटोक्रोम की मात्रा 30 से 40% होती है, जबकि नाइजेला में फाइटोक्रोम नामक वर्णक की मात्रा 3% तक आवश्यक होती है। अब बात करते हैं लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स, निम्न तापक्रम की आवश्यकताएं। अनेक पौधों जैसे एसर या सेब, मेलस सिल्वेस्ट्रिस या मेलस सिल्वेस्ट्रिस इत्यादि के बीजों के अंकुरण के लिए एक निश्चित अवधि तक निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। लो टेम्परेचर निम्न तापमान के अंकुरण के लिए रिक्वायर्ड ड्यूरेशन वांछनीय अवधि विभिन्न पौधों में अलग अलग हो सकती है। पौधों के बीजों के अंकुरण के लिए किया जाने वाला निम्न ताप उपचार लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट वासंतीकरण वर्नलाइजेशन कहलाता है। तो वर्नलाइजेशन में क्या करते हैं बेटा? वासंतीकरण में क्या करते हैं? वर्नलाइजेशन में बीजों को अति न्यून तापक्रम पर एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है। मतलब वर्नलाइजेशन प्रक्रिया में सीड्स को लो टेम्परेचर में रखा जाता है और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वासंतीकरण वर्नलाइजेशन की प्रक्रिया विभिन्न पौधों के बीजों की प्रसुप्ति भंग करने में प्रभावी होती है। इसकी वजह से अनेक पादप बीजों की प्रसुप्ति समाप्त हो जाती है। बीजों को पानी में भिगोकर निम्न तापमान पर रखने की प्रक्रिया को पूर्व शीतलीकरण प्री चिलिंग भी कहते हैं। तापक्रम का असर विभिन्न प्रकार से पाया जाता है कि यदि एक ही प्रजाति के बीजों को निश्चित अवधि के लिए एक समान तापक्रम पर रखा जाए तो इनमें अंकुरण अधिक अनुपात में नहीं होता। सफल अंकुरण के लिए तापमान में 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बदलाव की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं तापमान एवं प्रकाश का अंकुरण पर संयुक्त प्रभाव, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट ऑन जर्मिनेशन। अनेक पौधों जैसे गेंदा टेजिटस में बीज का अंकुरण केवल उच्च तापमान पर ही नहीं होता, वरन इनको अंकुरण के लिए प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। लेकिन ये तापक्रम से अवश्य प्रभावित होते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में निम्न तापमान पर भी बीजों का अंकुरण हो जाता है, लेकिन अंधकार या प्रकाश की अनुपस्थिति में उस तापमान पर अंकुरण नहीं होता। इस प्रकार गेंदे के पौधों में बीज अंकुरण के लिए निम्न तापमान के साथ प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार लेपिडियम नामक पौधे की एक प्रजाति का उदाहरण लिया जा सकता है। लेपिडियम के बीजों को बुवाई के 2 दिन बाद यदि लाल प्रकाश से उद्भासित किया जाए एवं तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो तो लेपिडियम के बीजों का सफल अंकुरण हो सकता है। बेटा लेपिडियम के बीज ले सकते हैं, तो लेपिडियम के बीजों को बोने से पहले, बोने के 1-2 दिन बाद, लेपिडियम के बीजों को बोने के 1-2 दिन बाद यदि अपन लाल प्रकाश देते हैं, रेड लाइट से उद्भासित करते हैं और इन बीजों को 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया जाए
तो लैपिडियम के बीज अंकुरित हो सकते हैं। अब ये तो हो गई प्राइमरी डोरमेंसी की बात। अब अपन करते हैं द्वितीयक प्रसुप्ति, सेकेंडरी डोरमेंसी। तो अनेक पौधों में बीज अंकुरण के दौरान ये देखा गया है कि इसमें अनुकूल परिस्थितियों के कारण पहले तो बीजों का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बाद में किसी कारणवश इनकी अंकुरण क्षमता विलुप्त हो जाती है। मतलब अनुकूल परिस्थिति में अपन जानते हैं बीजों में अंकुरण होता है, लेकिन बीजों का अंकुरण तो प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बाद में किसी कारणवश इन बीजों का अंकुरण समाप्त हो जाता है। इस प्रकार बीजों में अंकुरण की प्रक्रिया का अचानक रुक जाना सेकेंडरी डोरमेंसी, द्वितीयक प्रसुप्ति कहलाती है। कुछ पौधों जैसे टेक्सस के बीजों में द्वितीयक प्रसुप्ति कार्य की परिवर्तनों, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण होती है, और कुछ पौधों जैसे नाइजेला के बीजों को लगातार प्रकाश में लंबे समय तक रखने में इनमें अंकुरण नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक अंधकार में रखने पर नाइजेला के बीजों में अंकुरण हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नाइजेला के पौधों के बीजों को लंबे समय तक प्रकाश में रखने के बाद यदि अंधकार में रखा जाए तो भी इनमें अंकुरण नहीं होता। मतलब नाइजेला के बीजों में सेकेंडरी डोरमेंसी इसलिए भी हो सकती है कि यहाँ अंकुरण की प्रक्रिया शुरू में संचालित होने के बाद अंकुरण के लिए आवश्यक एक या एक से अधिक कारक अनुकूल नहीं होते या अनुपस्थित होते हैं। अब है सेकेंडरी डोरमेंसी की प्रक्रिया बीजों एवं पौधों के स्थानीय परिवेश में एस्टेब्लिशमेंट में सहायक या मददगार होती है। शुरू में अंकुरण संचालित हो जाने के बाद यदि प्रतिकूल परिस्थितियां मौजूद हों तो बीज फिर से प्रसुप्त अवस्था में प्रविष्ट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण एवं भ्रूणपोष को होने वाली क्षति कम से कम होती है या बीज के इन भागों को कोई क्षति नहीं पहुंचती। प्रतिकूल परिस्थितियां समाप्त हो जाने पर ये बीज फिर से अंकुरित हो जाते हैं। शीतकालीन एक वर्षीय पौधों विंटर एनुअल्स में अनेक प्रजातियों के बीज डिस्पर्सल के पश्चात कुछ समय तक अनुकूल तापमान उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, परंतु ग्रीष्म ऋतु के पश्चात सर्दियां प्रारंभ होते ही अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। अब अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी इन द सीड्स। ये अपने लास्ट यूनिट चल रही है, इसमें भी मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड